हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSCB एजुकेशन। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th जियोग्राफी चैप्टर 3 अपवाह स्वरूप ड्रेनेज पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। परिचय, इंट्रोडक्शन। अपवाह शब्द से तात्पर्य जल प्रवाह से है। मतलब अपवाह का अर्थ है जल प्रवाह। जब आप भारत के भौतिक मानचित्र का अवलोकन करेंगे तब पाएंगे कि विविध क्षेत्रों से आने वाली छोटी छोटी जलधाराएं आपस में मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण कर लेती है। अंततः इस नदियों के जल किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या खाड़ी में प्रवाहित हो जाते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी बेसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवाह द्रोणी या बेसिन। जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो निकटवर्ती अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है तब ऐसी उच्च भूमि जल विभाजक कहलाती है। किसी भी अपवाह तंत्र का विकास वहाँ की भू आकृतियों से निर्धारित होती है। भू आकृति के आधार पर भारत की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 है हिमालय की नदियाँ तथा नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदियाँ। बच्चों, अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में इनकी उत्पत्ति होने के कारण नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। इनकी भिन्नता निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है। हिमालय की नदियाँ। हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी अथवा अस्थायी है। इन्हें वर्षा के जल के अतिरिक्त पर्वत की चोटियों पर जमे हिम मतलब बर्फ के पिघलने से सालों भर जलापूर्ति होती रहती है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र जैसी भारत की प्रमुख नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन अमेजन नदी की है? ज्ञात कीजिए भारत में किस नदी का अपवाह बेसिन सबसे बड़ा है? इन नदियों ने प्रवाह के क्रम में पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया है। चित्र 3.1 में गॉर्ज को दिखलाया गया है। हिमालय जनित नदियां उद्गम स्थल से समुद्र तक यात्रा के दौरान अनेक प्रकार के क्रियाकलाप को अंजाम देते हैं। ये नदियां अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन करती हैं और सिल्ट, गाद, बालू, मिट्टी जैसे अपरदित पदार्थों का संवहन करती हैं। नदियां ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती हैं अवसाद की मात्रा बढ़ती जाती है। इससे मध्य एवं निचले मार्ग में जहां भूमि की ढाल कम हो जाती है नदियों को संवहन करने में कठिनाई होने लगती है। परिणामतः नदियां विसर्पित होकर गोखुर झील, बाढ़ का मैदान और डेल्टा जैसी अनेक आकृतियों का निर्माण करती है। चित्र 3.2 नदी की विभिन्न अवस्थाएं को बतला रहा है। प्रायद्वीपीय नदियां। यहाँ की अधिकांश नदियां मौसमी हैं जिसका स्रोत मुख्यतः वर्षा जल का है। जिसका स्रोत क्या है? वर्षा जल। ग्रीष्म ऋतु एवं शुष्क मौसम में जब वर्षा नहीं होती यहाँ की बड़ी बड़ी नदियों का जलस्तर घटकर छोटी छोटी धाराओं या नलिकाओं में परिणत हो जाता है। इनमें से कुछ नदियाँ पठारी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है, किंतु प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ छिछली और कम लंबी हैं। ये नदियाँ अनेक जगहों पर जलप्रपात का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा डेल्टा और अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा ज्वारंदमुख एस्चुअरी का निर्माण होता है। भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत के अपवाह मानचित्र का अध्ययन करने से पता चलता है कि सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय की प्रमुख नदियाँ हैं। कौन सी नदियाँ प्रमुख हैं हिमालय की? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये नदियाँ लंबी एवं गहरी हैं। मुख्य नदियाँ के अतिरिक्त इनकी कई सहायक नदियाँ भी हैं। इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत में भी कई नदियाँ प्रवाहित होती हैं
जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहती हुई बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है। इन नदियों की व्याख्या निम्नवत की जा रही है। क्या आप जानते हैं नदियां अपने गाद से प्राकृतिक तटबंध का निर्माण करती हैं। ये तटबंध बाढ़ क्षेत्र में मानव अधिवास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ज्ञात कीजिए बिहार की राजधानी पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर अवस्थित है। सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है। यह तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती हुई भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र लगभग 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें जास्कर, नुब्रा, स्योंग तथा हंजा जैसी प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती है। लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसे गिलगिट गॉर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? उस गॉर्ज का नाम है गिलगिट गॉर्ज। यह पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु है। बलूचिस्तान तथा गिलगिट से होते हुए यह नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। यहाँ मिठानकोट, जो पाकिस्तान में है, के समीप सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आदि नदियाँ सिंधु से मिल जाती हैं। तत्पश्चात यह नदी दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर कराची से पूर्व मैदान का निर्माण करते हुए अरब सागर में जा गिरती है। हिमालय से निकलने वाली इस नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। इस नदी का 1/3 प्रवाह क्षेत्र भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में और शेष भाग पाकिस्तान में है। 1/3 भाग सिंधु नदी की जो है भारत में है और शेष जो है पाकिस्तान में है। गंगा नदी। इस नदी की मुख्य धारा भागीरथी की उत्पत्ति हिमालय स्थित गंगोत्री हिमानी के गोमुख से हुआ है। अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है तथा गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। हरिद्वार के समीप गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहाँ करती है मैदानी भाग में प्रवेश गंगा नदी? हरिद्वार के समीप। इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई क्या है? 2525 किलोमीटर, जो देश के अंतर्गत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों से बहती हुई फरक्का होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा नदी के नाम से। हुगली नदी भारत में गंगा की मुख्य शाखा है। चित्र संख्या 3.3 को देखें और गंगा के प्रवाह क्षेत्र का अध्ययन करें। हिमालय की अनेक नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि अपने जल को गंगा में उत्सर्जित करती है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय उच्च भूमि से निकलने वाली नदियाँ जैसे सोन भी गंगा में मिल जाती है। फरक्का के समीप गंगा नदी 2 भागों में बंटती है। प्रथम भाग हुगली गंगा की वितरिका के रूप में डेल्टा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। दूसरी भाग मुख्य धारा के रूप में बांग्लादेश में प्रविष्ट करती है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। इस संगम को मेघना के नाम से पुकारा जाता है। गंगा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी जहां मिलती है उस संगम को मेघना के नाम से पुकारा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन का डेल्टा, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। 2 दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करने वाले उच्च पर्वतीय पठारी क्षेत्र को जल विभाजक कहा जाता है। सिंधु एवं गंगा नदी के मध्य अरावली की उच्च भूमि जल विभाजक का एक उदाहरण है। अरावली नगर गंगा एवं सिंधु के जल विभाजक पर बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? गंगा एवं सिंधु के जल विभाजक पर। अरावली से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है। इसकी ढाल 1 मीटर पर 6 किलोमीटर की दर से सुंदरवन की तरफ घटता जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी की उत्पत्ति तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुई है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर से भी अधिक है।
इसका अधिकांश प्रवाह क्षेत्र सिंधु की ही भांति भारत से बाहर स्थित है। यह उत्तर में हिमालय के समानांतर प्रवाहित होकर नामचा बरवा शिखर के समीप अंग्रेजी के यू आकार की मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में गौज के माध्यम से प्रवेश करती है। इसे यहाँ स्थानीय भाषा में दिहांग के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। असम के समीप बूढ़ी दिहांग, दिसांग, कपोली, लोहित, केनुला एवं अन्य सहायक नदियां दक्षिण से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। हिमालय से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मनस और तीस्ता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम क्षेत्र तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, जहां नदी के जल में सिल्ट की मात्रा नगण्य होती है, किंतु जब यह नदी उच्च पर्वत क्षेत्र से गुजरती है तथा असम में जब अनेक धाराएं इनसे मिलती हैं तो इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। यहाँ एक गुम्फित होकर अनेक द्वीपों यानी दियरा को जन्म देती है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में नदी की घाटी में अवसाद की मात्रा बढ़ने से जल का प्रवाह तटबंधों को पार कर अगल बगल के क्षेत्रों में फैल जाता है और बाढ़ का स्वरूप धारण कर लेता है। इससे असम एवं बांग्लादेश में भारी जानमाल की क्षति होती है। अन्य हिमालयी नदियों की अपेक्षा ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट की अधिक मात्रा में निक्षेप से नदी के मार्ग में बार बार परिवर्तन होता रहता है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है। यह एक प्रकार की पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से पुकारा जाता है? सांगपो। और बांग्लादेश में किस नाम से? जमुना के नाम से। तो इन्हें याद रखिए। यमुना नदी, यह नदी महान हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलकर 1375 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रयाग इलाहाबाद के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन आदि है जो इसके दाहिने तट से आकर मिलती है। घाघरा नदी, यह नदी ट्रांस हिमालयन क्षेत्र के कर्नाली स्थित मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। यह दक्षिण पूर्व दिशा में बहकर हिमालय को पार करती है। इसे पर्वतीय क्षेत्र में कर्नाली एवं मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जानते हैं। यह नदी नेपाल से प्रवाहित होकर छपरा के पास शारदा नदी का जल ग्रहण कर गंगा से मिल जाती है। इसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से भी पुकारा जाता है। गंडक नदी, यह नदी महान हिमालयन से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है। गंडक नदी जो है हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है। इस नदी के परिवहन मार्ग में तीव्र परिवर्तन और अवसाद से अत्यधिक निक्षेपण से यहाँ बाढ़ की आशंका बनी रहती है। इस नदी के साथ कई पौराणिक किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। कोसी नदी, यह नदी भी महान हिमालय के गोसाई थान से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करती है। उद्गम स्थल के समीप कोसी की मुख्य धारा अरुण कहलाती है। क्या कहलाती है? कोसी की मुख्य धारा अरुण। इसकी अन्य सहायक धाराओं में मिलाची, भोटिया, सप्तकोशी, तांबा, लिखू, दूध तथा तंब्यूर प्रमुख है। यह इसके अतिरिक्त भी कई अन्य धाराओं को समाहित कर कुर्सेला जो सहरसा में है के निकट गंगा से जाकर मिल जाती है। इस नदी की लंबाई लगभग 230 किलोमीटर है। कोसी की लंबाई कितनी है? 230 किलोमीटर। क्या आप जानते हैं? डू यू नो? गंगा द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ से निर्मित बाढ़ मैदान टाल के नाम से भी पुकारे जाते हैं। ज्ञात कीजिए बिहार में टाल का विस्तार कहाँ है? यह नदी भी तीव्र मार्ग परिवर्तन एवं कटाव के लिए विख्यात है। कोसी जो एक तरफ से अपने जलोढ़ से उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, वहीं दूसरी तरफ अपने क्रूर बाढ़ की विभीषिका से इसे अभिशप्त भी करती है। बाढ़ से रक्षा के लिए इसके दोनों तटों पर तटबंध बनाया गया है। क्या आप जानते हैं बिहार राज्य को कोसी नदी में बाढ़ आने
से अपार क्षति होती है। इस कारण इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ी से निकलने वाली नर्मदा नदी पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। खंभात की खाड़ी भरोच के निकट में गिरने से पूर्व विविध दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट भेड़ाघाट में संगमरमर के शैलखंडों में यह नदी गहरे गौज से बहती है तथा धुआंधार प्रपात कपिल धारा का निर्माण करती है। नर्मदा की अधिकांश सहायक नदियाँ छोटी छोटी है जो समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है जो मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में प्रवाहित होती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित सतपुरा की पहाड़ी से निकलती है। यह नर्मदा की भांति भ्रंश घाटी से निकलकर नर्मदा के समानांतर मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। सूरत के निकट पूर्णा इसकी एकमात्र नदी है। इसके अतिरिक्त पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में गुजरात की साबरमती तथा माही प्रमुख है। इनके अतिरिक्त पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर अनेक नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इनमें गोवा का मांडवी नदी और जुआरी नदी, कर्नाटक की कालिंदी, गंगावेली, सरवती तथा नेत्रवती तथा केरल की पेरियार नदी, पंबा तथा मणिमाला कुछ प्रमुख छोटी पर तीव्रगामी नदियां हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदियों में लूनी नदी प्रधान नदी है। क्या आप जानते हैं? डू यू नो? राजगीर में गर्म पानी का झरना तथा ककोलत का ठंडा पानी का झरना बिहार राज्य स्थित जलप्रपात के उदाहरण हैं। महानदी यह प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है। यह नदी छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर के निकट से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। क्या आप जानते हैं साबरमती और माही नदियाँ किन किन राज्यों से प्रवाहित होती हैं? इसकी अपवाह प्रणाली का विस्तार छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ शिवनाथ, हंसदेव, माद, जोंक और तेल है। गोदावरी नदी यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी द्रोणी बेसिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में फैली हुई है। यह प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी है। इसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। इसी नदी का 50% अपवाह बेसिन महाराष्ट्र में विकसित हुई है। प्राणहित, वर्धा, मंजीरा, बेनगंगा तथा पेनगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बड़े आकार एवं विस्तार के कारण दक्षिण भारत में इस नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्धगंगा जैसे नामों से विभूषित किया गया है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट स्थित महाबालेश्वर, महाराष्ट्र के निकट एक स्रोत से निकलकर लगभग 1290 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। इसकी लंबाई क्या है? 1290 किलोमीटर। इसकी अपवाह बेसिन का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में दूधगंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी तथा भीमा है। कावेरी नदी कावेरी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुई है। इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। इस नदी का अपवाह बेसिन तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में अमरावती, भवानी, हेमावती, लोकपावनी, अकावली, लक्ष्मण तीर्थ तथा काबिनी है। अंततः यह नदी तमिलनाडु स्थित कुडलूर से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उपरोक्त नदियों के अतिरिक्त भी कई छोटी छोटी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं, जिनमें दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी एवं सुवर्णरेखा प्रमुख है।
कौन कौन सी नदी है? दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी एवं सुवर्णरेखा। क्या आप जानते हैं शिवसमुद्रम जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रपात है जो कावेरी नदी पर है। इस जलप्रपात के बिजली घर से मैसूर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान होता है। जलाशय यानी झील: कश्मीर स्थित डल तथा वुलर झील, नैनीताल राजस्थान का सांवर झील, बेगूसराय का कांवर पक्षी विहार, बेतिया का सरैया मान, दरभंगा का लक्ष्मी सागर जैसे जलाशयों से आप परिचित हैं। ये मानवीय उपयोग के साधन के साथ साथ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। क्या आपने झीलों के महत्व को जानने का प्रयास किया है? जरा सोचिए, यदि उन स्थलों पर झील नहीं होता तब वे उतने पर्यटकों को आकर्षित कर पाते जितना आज करते हैं। प्रायः जल भरे विशाल गड्ढे को झील के रूप में जाना जाता है, पर झीलों के आकार प्रकार के साथ साथ इनके प्रकृति में भी भिन्नता पाई जाती है। वर्षा के जल के जमाव तथा हिमानियों एवं हिम चादरों के पिघलने से झील का निर्माण होता है। झील मुख्यतः प्राकृतिक कारणों से निर्मित होती है। निर्माण की दृष्टि से झीलों के निम्नांकित प्रकार हैं। नंबर 1, धसान घाटी झील। धसान घाटी में जब जल जमाव होता है तब इस प्रकार का झील बन जाता है। अफ्रीका में इस प्रकार के झील की संख्या अधिक है। विक्टोरिया, रुडोल्फ, न्यासा इसके उदाहरण हैं। भारत में तिलैया बांध द्वारा धसान घाटी में कृत्रिम झील बनाया गया है। नंबर 2, गोखुर झील। नदियों में जब अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है या भूमि की ढाल कम हो जाती है तब उसके मार्ग में विसर्पण पैदा होने लगता है। अंततः विसर्पित भाग कटकर मुख्य धारा से अलग हो जाती है जिसका आकार गाय के खुर के समान होता है। इसे गोखुर या परित्यक्त झील भी कहा जाता है। उत्तरी बिहार में इस प्रकार के झील पाए जाते हैं। बेतिया का सरैया मान या बेगूसराय का कांवर झील इसके उदाहरण हैं। नंबर 3 है क्रेटर झील। जब ज्वालामुखी के क्रेटर से राख और लावा का आना बंद हो जाता है तब क्रेटर में वर्षा का जल जमा होकर झील में परिणत हो जाता है। बोलीविया का टीटीकाका और टर्की का बॉन झील इसके उदाहरण हैं। भारत में लोनार झील इसी प्रकार से निर्मित हुआ है। नंबर 4, लैगून झील। स्फीट तथा रोधिका के द्वारा समुद्र तटीय प्रदेशों में जब समुद्री जल समुद्र से अलग कर लिए जाते हैं तब ऐसे झील लैगून कहलाते हैं। लैगून का उदाहरण भारत स्थित चिल्का जो उड़ीसा में है एवं पुलिकत झील है। नंबर 5, अवरोधक झील। कभी कभी पर्वतीय प्रदेशों में भूस्खलन के कारण चट्टानें गिरकर नदियों के प्रवाह को रोक देते हैं तो इससे जो झील बन जाते हैं इसे अवरोधक झील कहते हैं। नंबर 6 है हिमानी झील। हिमालय क्षेत्र में हिमानी द्वारा निर्मित झीलों में नैनीताल, भीमताल, सातताल आदि सुंदर उदाहरण हैं। किस झील के? हिमानी झील के। नंबर 7, भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील। जम्मू कश्मीर में वुलर झील मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। जल विद्युत पैदा करने के लिए नदियों पर बांध लगाए जाने से भी झील का निर्माण होता है। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना के विकास से गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। लोकतक एवं बरयानी जैसे कई मीठे पानी के झील के साथ साथ राजस्थान का लवण युक्त सांभर झील इसी प्रकार के झील हैं। प्रायः यह देखा गया है कि मरुस्थलीय अथवा अर्धशुष्क क्षेत्रों में झील खारे पानी के होते हैं जबकि ठंडे प्रदेशों के तथा पर्वतीय प्रदेशों के झीलों का जल मीठा होता है। झील मानव के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं। ये नदियों के बहाव क्षेत्र को सुचारू बनाने में सहायक है। अत्यधिक वर्षा या बाढ़ दोनों स्थिति में झील नदियों के बहाव को संतुलित रखती है। सूखे के दिनों में संचित जल की उपयोगिता बढ़ जाती है। झील जल विद्युत उत्पादन में भी उपयोगी हैं। ये आसपास के जलवायुविक परिस्थितियों को भी सामान्य करती हैं।
जलीय परितंत्र के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ प्राकृतिक छटा को सुंदर, लुभावना तथा मनोरंजक बनाने में झील मदद करता है। मानव सभ्यता की जीवन रेखा के रूप में नदियाँ। सभ्यता की जननी के रूप में नदी घाटी क्षेत्र को प्राचीन काल से ही जाना जाता रहा है। सिंधु घाटी में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, होआंग हो की घाटी में चीन की तथा नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता का विकास नदियों के कारण ही हुआ है। जीवन के विकास वृक्ष से मानव शाखा के पृथक होने के उपरांत मानव समुदाय लगातार विकसित होता गया। मानव विकास की सुलभ परिस्थितियां सभी स्थलों पर समान रूप से सुलभ नहीं रही होगी। विभिन्न विद्वानों एवं शोधकर्ताओं ने भी इस मत को स्वीकार किया है। प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का प्रथम श्रेय फ्रांस के बौचर द परथेस को है। इन्होंने विभिन्न प्रमाणों के अध्ययन के पश्चात पेरिस के सीन नदी को सभ्यता का उद्भव केंद्र बताया। उसी प्रकार डॉक्टर मित्रा ने मानव उत्पत्ति का केंद्र शिवालिक के दक्षिण हिमानी के पिघलने से निर्मित नदी घाटी को बताया है। मानव विकास के क्रम में लगभग सभी शोध प्रतिवेदन नदी घाटी क्षेत्र में मानव सभ्यता का उद्भव केंद्र मानने पर एकमत प्रतीत होते हैं। आज इलाहाबाद के समीप प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। बड़े बड़े नगरों तथा महानगरों का विकास भी नदी घाटी क्षेत्र में ही हुआ है। आज उद्योगों, कृषि कार्यों तथा परिवहन साधनों को विकसित करने में नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि नदी जल का अत्यधिक दोहन एवं इन जलराशियों में कचरों का उत्सर्जन नदी को अत्यधिक प्रदूषित कर रहा है। आज वैश्विक स्तर पर यह चिंतन का एक विषय है। क्या आप जानते हैं पटना स्थित गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, जिसकी लंबाई है 7 किलोमीटर, जिसका निर्माण 1984 ईस्वी में हुआ था। प्रदूषण, पॉल्यूशन। बढ़ती आबादी के साथ जल का अनुप्रयोग भी तीव्र गति से बढ़ता गया। यह हमारे घरेलू कार्य से लेकर औद्योगिक कार्य तक के लिए भी अत्यधिक उपयोगी संसाधन है। आज जल संसाधन का उपयोग आर्द्र कृषि के फसलों के लिए हो रहा है। बाढ़ के समय नदियां विकराल रूप धारण कर लेती है। इस समय वह धरातल पर के सभी कचरे, अधिवास जनित कचरे, औद्योगिक कचरे एवं अन्य ठोस कचरे को आत्मसात कर लेती हैं, जिससे जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई है। कृषि कार्य में प्रयुक्त उर्वरक, कीटनाशक, पीड़कनाशी, वस्त्र धोने में प्रयुक्त साबुन, सोडा, मार्जक तत्व घुलकर जल को प्रदूषित करते हैं। मल जल प्रवाह, मवेशियों की सफाई जैसे मानवीय अनुक्रियाएं जल प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। चित्र संख्या 3.4 में मानवीय कार्यों के कारण उत्पन्न आपदा को दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं बड़े आकार की झील को समुद्र भी कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर आदि। वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा अपरदन की गति में तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे नदियों के प्रवाह मार्ग में तीव्र अवसादीकरण हुआ है। इन ठोस अवसाद, कीचड़, रासायनिक कचरे के बढ़ जाने से जलीय जीवों का संकट बढ़ गया है, साथ ही बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। क्या आप जानते हैं वर्ष 1987, वर्ष 2004, 2007, 2008 में कोसी नदी के बाढ़ से बिहार राज्य को अपार धनजन की क्षति हुई है। संरक्षण। नदी प्रदूषण ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। आज विश्व के अनेक देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस संकट की स्थिति से निपटने के लिए संरक्षण कार्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संरक्षण का क्रियान्वयन व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र हित में अपरिहार्य है। वनस्पति का विकास। वनस्पति हमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में जीने में मदद करती है। शुद्ध वायु के साथ साथ यह हमें फल, औषधि, कीमती लकड़ियां भी प्रदान करती हैं। इनकी जड़ें मृदा को संगठित रखती है, जो नदियों एवं वायु द्वारा अपरदन की प्रक्रिया को निष्प्रभावी बना देता है। इससे न केवल नदियों के कटाव नियंत्रित हो जाते हैं, बल्कि नदियों में अवसाद के प्रवाह पर भी अंकुश लग जाता है। वनस्पतियां वायुमंडल में विद्यमान CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन जैसी जीवनदायिनी गैस लौटा देते हैं तथा पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। अतः पर्यावरणीय दृष्टि से किसी राष्ट्र के कुल भूभाग का 33% यानी 33% भाग वनाच्छादी होना चाहिए। वर्तमान समय में भारत के मात्र 19.25% भूभाग ही वनाच्छादित है, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है।
वनों के क्षेत्रफल में कमी का प्रभाव वन्य प्राणियों पर भी पड़ा है तथा उनका आवास दिनों दिन छोटा होने लगा है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। नदियों में 90% जल का संधारण मानसूनी वर्षा और हिमालयी क्षेत्र में हिम के पिघलने के कारण होती है, किंतु इनका अनिश्चित और अपरिमित वितरण बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्रलयंकारी परिस्थितियां पैदा करती हैं। इन परिस्थितियों या आपदाओं से निपटने के लिए नागरिकों के जागरूक होने और सरकारी तंत्र को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। यद्यपि भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना को 1985 में प्रारंभ किया था, किंतु इसे 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया। इस संदर्भ में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति ने प्रथम चरण की समीक्षा के उपरांत कुछ सुझाव भी पारित किए। इन सुझावों और योजनाओं को देश के प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अंतर्गत लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 16 राज्यों के 27 नदियों के किनारे बसे 152 नगरों को शामिल किया गया है। इस कार्य योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदूषण कम करने के लिए 215 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 69 योजनाएं पूरा कर ली गई है। 69 योजनाएं जो पूरी हो गई है। इस परियोजना के अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को शुद्ध करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत झील संरक्षण कार्य को भी सम्मिलित किया गया है। प्रारंभ में 2 झील, पवई जो महाराष्ट्र में है, ऊटी जो तमिलनाडु में है, को शामिल किया गया था। आज गंगा, यमुना, गोमती सहित अनेक नदियों पर इस तरह के संरक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। कृषि कार्यों में रसायनों, कीटनाशी, पीड़कनाशी, कवकनाशी का प्रयोग तीव्र गति से बढ़ रहा है। ये रसायन वर्षा जल के साथ या बाढ़ जल में घुलकर नदी के जल को प्रदूषित कर रहे हैं। इसे मैदानी क्षेत्र या अन्य कृषि क्षेत्र में मेड़ लगाकर नियंत्रित किया जा सकता है। इससे ठोस अपशिष्टों को रोकने में मदद मिल सकती है। राष्ट्रीय जल संग्रहण केंद्र का निर्माण। जैसा कि आप जानते हैं कि नदियों में जल का स्रोत वर्षा, हिमपात या हिमानी है। जल का वितरण समूचे प्रदेश में एक समान नहीं है। इससे सभी राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। कई नदियों के संदर्भ में एक किसी राज्य का जल स्रोत पर एकाधिकार भी स्थापित हो सकता है, वहीं पड़ोसी राज्य आवश्यक जलापूर्ति से वंचित रह जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जल वितरण को लेकर राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है। अतः केंद्र सरकार को चाहिए कि वह राष्ट्रीय जल संग्रहण केंद्र का स्थापना करे और राज्यों को आवश्यकतानुसार जलापूर्ति करे। इससे न केवल राज्यों के विवाद को हल किया जा सकेगा, बल्कि बाढ़ एवं सुखाड़ पर भी काबू पाया जा सकेगा। अंतर्राज्य स्तर पर नदियों को जोड़ने की योजना इस दिशा में एक प्रभावशाली नीति हो सकती है, लेकिन इसके कार्यान्वयन को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। क्या आप जानते हैं जल में घुले रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ अम्ल वर्षा को जन्म देते हैं। मानव जीवन पर अपवाह तंत्र का प्रभाव। जैसा कि पूर्व में भी कहा जा चुका है कि नदी अपवाह क्षेत्र मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। नदियाँ आदि काल से ही मानव जनित गतिविधियों का साधन रहा है। नदियाँ विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों की जन्मस्थली के साथ साथ मानव सभ्यता का पालना भी है। नदियों के जलप्रपात जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र के साथ साथ पर्यटन के आकर्षक केंद्र भी है। प्राचीन काल में सड़क एवं वायु मार्ग के साधन के अभाव में यह परिवहन का सर्वाधिक उपयुक्त साधन था। आज यहाँ राष्ट्रीय जल मार्ग का भी विकास हो रहा है। सामरिक दृष्टि से भी नदियाँ आज उपयोगी हो गई है। नदियों के प्रभाव की वजह से ही कृषि भूमि का आज 40% भूभाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, जो नदी घाटी, डेल्टा और तटीय प्रदेशों में फैले हुए हैं। गंगा, सिंधु, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा एवं मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की प्रचुरता है। उत्तर बिहार में कोसी, बागमती और गंडक नदियाँ प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जलोढ़ का निक्षेप करती हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी हुई है। वर्तमान परिवेश में नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजना का विकास हुआ है। इनमें से कुछ तो पूर्ण हो गए हैं और कुछ आज भी निर्माणाधीन हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदियों पर कई बांध लगाए गए हैं, जिससे मानव निर्मित नहर एवं झीलों का विकास हुआ है। ऐसे नहर एवं झील जलीय जीवों के लिए उत्तम है। ये क्रीड़ा स्थली होने के साथ साथ पर्यटन के सुरम्य स्थल भी हैं। इन बांधों के बन जाने से बाढ़ पर नियंत्रण करने, नौकायान के मार्ग विकसित करने, जलीय जीव के प्रजनन करने, मृदा अपरदन को रोकने, जल विद्युत उत्पन्न करने, वनों के विकास करने जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को बल मिला है। भाखड़ा नांगल जो सतलज नदी की एक परियोजना है, 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन के साथ लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूभाग को सिंचित करता है।
टिहरी परियोजना का विकास भागीरथी नदी पर हुआ है जो 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है। टिहरी परियोजना का विकास भागीरथी नदी पर हुआ है जो 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है। बिहार में अनेक परियोजनाएं प्रस्तावित है। सोन परियोजना को छोड़ शेष सभी नदी घाटी परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन है। पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री भारत के ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया? नदी घाटी परियोजना को। किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या आप जानते हैं भागीरथी नदी पर टिहरी परियोजना विश्व की 5वीं और एशिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। नदियां अपने साथ लाए गए अवसाद का निक्षेपण मैदान एवं घाटी में करती है, जिसमें उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ जीवाश्म भी पाए जाते हैं। ये जीवाश्म खनिज एवं खनिज तेल के स्रोत हैं। दामोदर घाटी क्षेत्र कोयला निक्षेप के लिए विश्वविख्यात है। इसके अलावा नदी घाटी क्षेत्र से महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज जैसे लौह अयस्क, सोना, क्वार्ट्ज आदि होता है। इसके अतिरिक्त नदियों के आसपास की जलवायु संशोधित हो जाती है जो मानव बसाव को प्रेरित करता है। उपरोक्त सभी पहलू मानव जीवन पर नदियों के सकारात्मक स्थितियों को दर्शाता है। इन सुविधाओं को पाकर मानव उन्नति के शिखर पर पहुंचकर आज इन नदियों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। क्या आप जानते हैं भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में साबरमती, माही एवं यमुना प्रमुख है। आधुनिक प्रगति के नदियों के अस्तित्व पर ही संकट आना नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है। नदी एवं झील के जल का प्रदूषित होना अंततः मानव सभ्यता के विनाश का ही वातावरण बनाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल BSB एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।